फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको IBPS क्लर्क मेंस के लिए और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का इंश्योरेंस कंपनी का जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, उसके लिए मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं IBPS क्लर्क मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे और इसका तो अभी प्री है, नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्जाम है इसमें प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे और दोनों का इनका लेवल लगभग सेम ही रहेगा। थोड़ा सा इसका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का थोड़ा सा हाई रहेगा इसका, क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम है और ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। तो उसके लिए ये मॉक टेस्ट है और ये 20 मार्क्स का मॉक टेस्ट है। इसमें 10 स्पॉटिंग एरर है और 10 मार्क का इसमें क्लोज टेस्ट है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और अपना जितने भी आपके मार्क्स आते हैं आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना है। उसके बाद जो भी फाइनल स्कोर आपका बनता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजना है, ठीक है। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैंने रियल क्वेश्चंस लिए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, दोनों ही एग्जाम में, IBPS क्लर्क मेंस में और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है सेक्शन 1 और ये है स्पॉटिंग एरर। तो इस वीडियो को आप पॉज करें और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिगिनिंग इन अप्रैल is expecting to see power companies struggling with significant first time adoption impact। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरीके के थोड़े से टेक्निकल और इकोनॉमिक बेस्ड लेंदी क्वेश्चंस आएंगे और इसमें काफ़ी माइनर मिस्टेक कभी कभी होती है। तो देखिए, इसमें एरर क्या है, द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हम जो कन्वर्जेंस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि अप्रैल में शुरू होगा, उससे वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पावर कंपनीज हैं उन पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर इसमें आप बोलेंगे विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिगिनिंग इन अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू सी पावर कंपनीज, मतलब इस कन्वर्जेंस का पावर कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम उसकी उम्मीद कर रहे हैं उस इम्पैक्ट की, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, इज एक्सपेक्टेड टू सी। यहाँ पर हम एक्सपेक्टिंग की जगह बोलेंगे एक्सपेक्टेड टू सी पावर कंपनीज स्ट्रगलिंग विथ सिग्निफिकेंट फर्स्ट टाइम एडॉप्शन इम्पैक्ट। मतलब फर्स्ट टाइम हम जब उसको अडॉप्ट करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को, तो उसका इम्पैक्ट पावर कंपनीज पर क्या पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर आर मैपिंग इंडियाज सोलर हॉट स्पॉट्स वेयर राउंड द ईयर सनलाइट मेक्स इट वायबल ऑफ कंपनीज टू सेट अप सोलर पावर प्लांट्स। देखिए, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है बेंगलोर में जो है वो मैपिंग कर रहा है इंडियन कंपनीज के लिए कि कौन कौन सी कंपनीज है और कहाँ कहाँ पर वो अपने सोलर हॉटस्पॉट लगा सकते हैं, जहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, जहाँ पर हमेशा सनलाइट रहती है। तो उनको जब मैपिंग कर लेंगे तो उनके बाद कंपनीज वहाँ पर अपने सोलर प्लांट लगा सकती है, क्योंकि वहाँ पर राउंड द क्लॉक या राउंड द ईयर सनलाइट रहती है, ठीक है। राउंड द ईयर सनलाइट मेक्स इट वायबल फॉर टू सेटअप सोलर पावर प्लांट्स। मतलब चूंकि वहां पर पूरे साल सनलाइट रहती है और उससे वो सोलर एनर्जी को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी। तो बायबल का मतलब है प्रैक्टिकेबल होना या प्रॉफिटेबल होना। तो सनलाइट मेक्स इट बायबल फॉर कंपनीज। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रपोजिशन है, इसकी केवल गलती है इतने बड़े सेंटेंस में, और इसमें भी आपका डी इसमें आपका आंसर होगा। इस ऑफ की जगह आपको लगाना पड़ेगा बायबल फॉर, ठीक है। तो इसमें आपका डी इसमें आपका आंसर होगा। तो यही यदि आपके आंसर हैं तो आप 1 नंबर दीजिए, दोनों के मतलब आपके 2 नंबर हो जाएंगे। और यदि आपके आंसर गलत है तो 0.25 की आप माइनस मार्किंग करिए ईमानदारी के साथ, तभी आपका सही असेसमेंट होगा आपकी प्रिपरेशन का। और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया उसको, तो 0 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये मार्क्स आपको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, इसको आप देखें।
क्वेश्चन नंबर ये है 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। Although complete treatment of cancer is beyond the reach of the underprivileged, but no child should lose his life for want of funds. मैं पहले इसका मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रेज आया है फॉर वॉन्ट्स ऑफ फंड्स, मतलब पैसे की कमी की वजह से। वॉन्ट्स का मतलब है कमी, स्कैरसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि हालांकि कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हालांकि जो कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों की या अंडर प्रिविलेज जो कैटेगरी है उनकी रीच में नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी बच्चे की जान फंड की कमी की वजह से नहीं जानी चाहिए। तो ये सेंटेंस का मतलब है। अब यदि आप ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर ऑल्दो लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें बट लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑल्दो और बट कभी भी साथ में नहीं आते। ऑल्दो के बाद या तो हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं या हम येट लगाते हैं, लेकिन येट इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल कॉमा आएगा और बट यहाँ से हटेगा। यहाँ पर बट का कोई काम नहीं है, ऑल्दो के साथ बट नहीं आएगा। तो इसमें ए और ये हो गया बी, बी पार्ट में इसमें गलती है। ठीक है, बी पार्ट में इसमें गलती है, तो बी इसमें आपका आंसर, सॉरी बी नहीं होगा, इसमें सी आपका आंसर होगा, सी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्लेटेड टू बिगिन दिस ईयर द लीग कुड प्रोवाइड अ सो नीडेड बूस्ट टू हॉकी इन इंडिया। स्लेटेड का मतलब है शेड्यूल्ड। ठीक है, उसको स्लेटेड टू बिगिन दिस ईयर मतलब इस साल उसको शुरू होना है। स्लेटेड टू बिगिन दिस ईयर द लीग, एक लीग है, एक ग्रुप है, कुड प्रोवाइड अ सो नीडेड बूस्ट टू हॉकी इन इंडिया। ये जो लीग स्टार्ट हो रही है ये एक हॉकी का जो स्पोर्ट है उसको एक बूस्ट दे सकती है, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक हॉकी का जो स्पोर्ट है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, तो उसको एक बूस्ट देने की ज़रूरत है और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका ये जो फ्रेज़ है सो नीडेड, इसकी जगह हम बोलेंगे मच नीडेड। सही फ्रेज़ है मच नीडेड। तो ये चीज़ इसमें आपका गलत है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका ए पार्ट, ये है आपका बी पार्ट और ये है आपका सी पार्ट। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अ लॉट ऑफ टाइम वी हियर फ्रॉम एक्टर्स दैट दे रिग्रेट द काइंड ऑफ रोल्स दैट दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल, बट द एक्टर सेज ही हैज नेवर एनी रिग्रेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि काफ़ी सारे एक्टर ये बोलते हैं कि उनको जो रोल्स मिलते हैं उनको करने में उनको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक्टर है, यहाँ पर द एक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, वो बोलता है कि उसको कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब इन एक्टर्स को रिग्रेट है। अ लॉट ऑफ टाइम बी हियर फ्रॉम एक्टर्स दैट दे रिग्रेट द काइंड ऑफ रोल्स दैट दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल। मतलब काफ़ी सारी मेजॉरिटी को, काफ़ी सारे एक्टर्स को रिग्रेट है जो उन्होंने जो रोल्स किए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्टर है ये बोलता है कि ही हैज़ नेवर हैड एनी रिग्रेट्स। ही हैज़ नेवर हैड और आएगा यहाँ पर, ही हैज़ नेवर हैड। ठीक है, मतलब हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ एक जो फुल वर्ब भी तो आएगी, जैसे आई हैव डन। ठीक है, तो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और डन आपका जो रेगुलर वर्ब है वो हो गया। तो इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब दी है हैज़, और रेगुलर वर्ब इसमें मिसिंग है। तो ही हैज़ नेवर हैड। ठीक है, होने के लिए जो होगा कि उसको कभी रिग्रेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म और लगानी पड़ेगी एक्सपीरियंस करने के लिए जो वर्ड है, तो वो उसका थर्ड फॉर्म जो होगी हैव की वो होगी हैड। तो यहाँ पर हैड और आएगा और उससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, इसमें आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The actress participated in the event wholehearted, cheered the participant, danced with them, and emphasized on the importance of creating awareness for oral care across the country. The actress participated in the event wholeheartedly. देखिए यहाँ पर यह participated, और participated क्या है? वर्ब है एक। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, और एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है? जिसमें एल बाय लगा रहता है। तो यहां पर आप बोलेंगे होल हार्टेडली। द एक्ट्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट
होल हार्टेडली। तो ये इसमें आपका ये वाला जो पार्ट है ये गलत है और बी इसमें आपका आंसर होगा। तो अपने आंसर आप लिखते जाइए, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको आप लिखते जाइए और पूरा ऐड करके फाइनल स्कोर जो बनता है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे आपको डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छी इससे तैयारी होगी आपके। ये सारे रियल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। इफ द IPL has succeeded in drawing an audience across the country, it is because cricket has always had a strong foundation and a dedicated audience. Has always had, देखिए ये वही चीज़ है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पर रेगुलर वर्ब है जो कि होने के लिए आया है। यहाँ पर ऑडियंस से पहले एन लगा है, सक्सीडेड के बाद हम इन लगाते हैं और इन चूंकि एक प्रपोजिशन है तो इसके बाद ING फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस आपका नो एरर सेंटेंस है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको पूरा पढ़िए आप ध्यान से। द ब्यूरो शुड बी एम्प्लॉय द चीपेस्ट मेथड पॉसिबल टू इफेक्टिवली कंट्रोल द करेंट सिचुएशन ऑफ इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब ब्यूरो को एम्प्लॉय करना चाहिए, क्या एम्प्लॉय करना चाहिए? चीपेस्ट मेथड, ठीक है, चीपेस्ट मेथड एम्प्लॉय करना चाहिए ताकि हम वाटर कंजर्वेशन को इफेक्टिवली कर सकें। तो यहाँ पर यदि सेंटेंस में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो बी लगा हुआ है ये पैसिव वॉइस में आता है। तो इसमें हम ब्यूरो जो है वो एक एक्शन कर रहा है, ठीक है, ब्यूरो के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ब्यूरो खुद एक एक्शन कर रहा है। तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस में हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में ये बी यहाँ पर नहीं आएगा। द ब्यूरो शुड एम्प्लॉय, ठीक है, शुड है और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की। द ब्यूरो शुड एम्प्लॉय द चीपेस्ट मेथड्स। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। वाटर इज फेयरली रिसाइकल थ्रू ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सरफेस वाटर एवेपोरेशन। हम जो वाटर को रिसाइकिल करते हैं उसको दोबारा से यूज़ करते हैं। तो एक तो हम ग्राउंड वाटर रेस्टोरेशन से करते हैं, ग्राउंड में वाटर को इकट्ठा करके उससे करते हैं जो वाटर लॉगिंग की वजह से हो जाता है, और एक सरफेस वाटर एवेपोरेशन की वजह से करते हैं। तो इन दोनों की वजह से वाटर को रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। वाटर अपने आप रिसाइकिल नहीं होता, वाटर को रिसाइकिल किया जाता है। तो वाटर इज फेयरली रिसाइकिल्ड, देखिए यहाँ पर इज आया है और ये पैसिव वॉइस में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे वाटर इज फेयरली रिसाइकिल्ड, ठीक है। तो इसमें आपकी ए, इसमें आपका आंसर होगा, ये रिसाइकिल्ड यहाँ पर बोलेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द ओनली वन दैट इज इन ए पोजीशन टू रिड्यूस इट्स वाटर कंजप्शन फॉर सिग्निफिकेंट मार्जिन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए ये सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है और मार्जिन एक नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उससे पहले हम यहाँ पर एक आर्टिकल लगाते हैं फॉर अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। तो यहाँ पर आपको इसमें ए और लगाना पड़ेगा, इसमें फॉर अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, क्योंकि मार्जिन जो है वो काउंटेबल है। तो यहाँ पर इसमें आपका डी, इसमें आपका आंसर होगा। तो ये थे स्पॉटिंग एरर। अब आ जाइए सेक्शन 2 क्लोज टेस्ट का। ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। इस वीडियो को आप पॉज कर दें और आप आराम से पढ़ें। इसके 10 क्वेश्चन करने हैं आपको और ये 2.5 मिनट में आपको सारे इसके 10 क्वेश्चन करने हैं अच्छे तरीके से। तो इसको पॉज कर दें और इसको पूरा पढ़ें और अपने आप पहले सॉल्व करें, उसके बाद मैं इसके आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सेलिंग अपार्टमेंट्स ऑनलाइन इन लार्जर नंबर्स में कंटिन्यू टू बी अ ड्रीम। मतलब जो अपार्टमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन बेचने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी इसमें बात हो रही है। सेलिंग अपार्टमेंट ऑनलाइन इन लार्ज नंबर्स में कंटिन्यू टू बी अ, तो 11 में आपका आएगा डिस्टेंट, क्योंकि अभी ये एक दूर का सपना है, अभी ये चीज़ सच्चाई में तब्दील नहीं हुई है, अभी ये रियलिटी नहीं बनी है।
अभी ये एक दूर का सपना है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंट वर्ड आपका आंसर होगा। डिस्टेंट ड्रीम फॉर रियलिटी डेवलपर्स। रियलिटी डेवलपर्स मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रियलिटी डेवलपर्स। बट सम हैव स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये है सोशल मीडिया। टू रीच आउट टू, अब यहां पर आपका आएगा 12 में डोरमेंट, प्लॉजिबल, लैकिंग, लेटेंट, पोटेंशियल। तो यहां पर आएगा आपका पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जो वास्तव में प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, जो वास्तव में प्रॉपर्टी डीलर्स के कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब है कि वो लोग जो कस्टमर हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर पोटेंशियल आपका सही इसमें आंसर होगा। डोरमेंट अलग चीज है, प्लॉजिबल मतलब प्रैक्टिकल, लैकिंग ये वर्ड नहीं आएंगे इसमें, पोटेंशियल एकदम सही वर्ड है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग इज होल्ड विद डेवलपर्स, मतलब इसमें ये बात हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है, वो एक काफ़ी यूजफुल हो सकता है रियलिटी डेवलपर्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी जो रियलिटी डेवलपर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज, अब 13 में देखिए, 13 में आपका आएगा गेनिंग होल्ड। गेनिंग वर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ जो डेवलपर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज गेनिंग होल्ड, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज गेनिंग होल्ड का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग डेवलपर्स के साथ, डेवलपर्स के बीच में थोड़ी सी अपनी जगह बना रही है, प्रसिद्ध होती जा रही है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज गेनिंग होल्ड विद डेवलपर्स हु हैव रियलाइज्ड दैट होम बायर्स आर, अब 14 में आएगा आपका होम बायर्स आर फाइंडिंग, आएगा यहाँ पर फाइंडिंग इट कन्वीनियंट, मतलब रियलिटी डेवलपर्स को लग रहा है कि होम बायर्स के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है कि वो घर पर ही रह के नेट पर अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह देख सकें और वहीं पर अपना ट्रांजेक्शन कर सकें। तो यहाँ पर फाइंडिंग वर्ड आएगा। ठीक है, फाइंडिंग इट कन्वीनियंट, वो उन लोगों को काफ़ी आरामदायक लगता है, काफ़ी सुविधाजनक लगता है कस्टमर्स को कि घर से वो प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, उनकी वैल्यू को एवेल्यूएट कर सकते हैं, घर से ही वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होम बायर्स आर फाइंडिंग इट कन्वीनियंट टू ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही आपका रहेगा ट्रैवर्स का मतलब तो क्रॉस होता है, एक्सप्लोर यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम जो ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लोर जो वर्ड है वो एकदम सही रहेगा, यहाँ पर एक्सप्लोर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइंडिंग। ठीक है, इट्स कन्वीनियंट टू एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, वर्चुअली बिफोर चेकिंग आउट द शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टी, मतलब वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को फिजिकली देखने से पहले। तो यहाँ पर आएगा फिजिकली। फिजिकली का मतलब होता है कि खुद जाके वहाँ पर इन पर्सन उसको जाके देखना, तो यहाँ पर आएगा फिजिकली। तो सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, कस्टमर्स के पास, उनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को फिजिकली चेक करने से पहले वो नेट पर उसके सारे वैल्यूज, सारा असेसमेंट देख सकते हैं। बिल्डर्स आर इंक्रीजिंगली फॉर्मिंग, अब यहाँ पर फॉर्मिंग, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो उसके साथ एसोसिएशन को बताता है। फॉर्मिंग एसोसिएशन विद फेसबुक एंड गूगल, तो एसोसिएशन को बताने वाला वर्ड ये वाला है, फर्स्ट वाला, अलायंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अलायंसेस विद फेसबुक एंड गूगल टू हेल्प कनेक्ट विद होम बायर्स थ्रू मैसेजेस। अब मैसेजेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है थ्रू, तो इसका मतलब है कि मैसेजेस को मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए। थ्रू रीसेंट मैसेजेस, थ्रू मॉडर्न मैसेजेस, इस तरह का कुछ वर्ड यहाँ पर चाहिए। ठीक है, थ्रू इंस्टेंट मैसेजेस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 में पर्सनलाइज्ड, सी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, थ्रू पर्सनलाइज्ड मैसेजेस टू राइट ऑडियंस एंड दे सीम टू बी गेटिंग बेटर एंड रिजल्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी रियल्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर दो चीज़ें मिल सकती हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं उनको, और यहाँ पर उनको मिल सकता है 19 में एक चीज़ और मिल सकती है, वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है कि वो लोग देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर बायर है, कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है, कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, क्या प्राइस रेंज के कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, तो विजिबिलिटी का यहाँ पर ये मतलब है। तो यहाँ पर विजिबिलिटी आएगा और रिजल्ट आएगा। ठीक है, करेंटली डिजिटल मार्केटिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 25%
ऑफ द लीड्स जनरेटेड थ्रू ऑल सोर्सेज। जितनी भी लीड्स जनरेटेड होती हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 25% जो लीड्स आती हैं कस्टमर्स की वो 25% आती हैं, एंड हेल्प्स जनरेट अराउंड 8% to 10% ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है सोशल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इन द नेक्स्ट 3 years डिजिटल मार्केटिंग्स, अब यहां पर क्या वर्ड आएगा, डिजिटल मार्केटिंग्स वुड बी क्लोज टू 25% to 30% ऑफ द रेवेन्यू। देखिए अभी 8 से 10% रेवेन्यू है जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है, लेकिन आने वाले 3 सालों में 25 से 30% ये रेवेन्यू हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25 से 30% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कंट्रीब्यूट वर्ड आया है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका मॉक टेस्ट, आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आपका जो भी स्कोर बना है उसको आप जोड़ लें आराम से माइनस मार्किंग को कैलकुलेट करने के बाद, और जो भी आपका फाइनल स्कोर है उसको मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, यदि आप वास्तव में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे, एक अलग प्लेलिस्ट में मैं उनको डाल दूंगा, तो इंग्लिश वर्जन भी आप इसका देख पाएंगे। और ये है आपका फाइनल स्कोर। यदि 18 से 20 नंबर आपके आए हैं इस मॉक टेस्ट में तो परफॉर्मेंस है आपकी आउटस्टैंडिंग। यदि 15 से 18 के बीच में आपका स्कोर है तो भी एक्सीलेंट है, और इन दोनों ही स्कोर में सेक्शनल कट ऑफ आपका आराम से निकल जाएगा। 12 से 15 में भी बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकल जाएगा, लेकिन 9 से यदि नीचे है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट, और कैसा लगा आपको? यदि यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी भेजिए और अपना स्कोर भी भेजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, एक मोटिवेशन मिले। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर हमारे साथ आप जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम डालते हैं टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।